गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होंगे, अपनों और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, टॉपिक है हमारा आज का आसाराम केस। आसाराम बापू को कैसे गिरफ्तार किया गया। एपिसोड नंबर 2 है, ध्यान से सुनिएगा। उम्मीद है मुझे जैसे पिछले वाले एपिसोड को आप लोगों ने प्यार दिया है, उसी तरह इस वाले एपिसोड को भी आप लोग प्यार देंगे। आई होप ऐसे ही उम्मीद करनी भी रखनी भी चाहिए ऑडियंस से। बाकी सब आपके ऊपर है। कहानी की शुरुआत में करता हूं। आसाराम को अरेस्ट करने से पहले जोधपुर पुलिस आसाराम के आश्रम में सादा कपड़ों में रह रही थी। नई भाजपा सरकार आते ही आसाराम केस की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। आसाराम के भक्त ने कहा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते उतने पैसे बापू आपको देंगे अगर आप इस केस के इंपॉर्टेंट विटनेस अमृत प्रजापति की सूरत में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जेल में बंद आसाराम के छुपे हुए पानी को पानी के टैंकर में डाल दिया जाता है। इस टैंकर में आसाराम के भक्त पानी पीते थे। मेडिकल रिपोर्ट से यह प्रूव हो गया कि आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम के गुरुकुल में पढ़ने वाली आसाराम, जो कि जेल के अंदर है, आसाराम बापू को लेकर के जा रही है। शाराम को संबंध देख ही लिया, आसाराम पर रोज नए नए आरोप सामने आ रहे हैं। आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम के गुरुकुल में पढ़ने वाली आसाराम जो कि जेल के अंदर है, आसाराम बापू को लेकर जा रही है। आसाराम को संबंध दे ही दिया। आसाराम पर रोज नए नए आरोप सामने आ रहे हैं। आसाराम पर नाबालिग से बलात्कार का तो नोटिस के बाद भी 29 अगस्त के दिन आसाराम अपने ऊपर लगे यौन शोषण की केस की जांच में सहयोग देने के लिए जोधपुर नहीं पहुंचते हैं। सवाल उठने लगे कि आसाराम कहां है। आसाराम गायब हो चुके थे। मीडिया में सवाल उठने लगे कि जोधपुर पुलिस अगला एक्शन क्या लेगी। डीसीपी जोधपुर अजय लांबा ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। नेशनल मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज आने लगती है, कुछ बड़ा होने वाला है। अगले दिन शाम के 5 बजे ही पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के लोगों से भर जाता है। मीडिया के अनुमानों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए डीसीपी अजय लांबा ने कहा कि हम सब उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां हम बाबा को अरेस्ट करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। मैंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबको सूचित करने के लिए ही बुलाई है। हम बाबा आसाराम को अरेस्ट करने जा रहे हैं क्योंकि बाबा ने जांच में सहयोग का वादा किया था, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुए। लेकिन मीडिया पूछने लगती है कि आसाराम अभी कहां है। इस पर डीसीपी लांबा ने चतुराई से कहा कि क्षमा करें, यह सूचना अभी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। हमें पता है कि आसाराम कहां है और हमारी टीम जल्द ही उन्हें अरेस्ट करने के लिए पहुंचने वाली है। यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद डीसीपी अजय लांबा को इस वक्त नहीं पता था कि इस वक्त आसाराम कहां है, लेकिन अजय लांबा अपनी किताब में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक स्ट्रेटेजी की तरह बताते हैं। अजय लांबा इसलिए जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि आसाराम के पक्ष को लगे कि पुलिस को उनका पता लग चुका है, इसीलिए वो दूसरी जगह छुपने की कोशिश करेंगे या कोई गलती करेंगे, कोई एक क्लू उनको जरूर मिल जाएगी। अजय लांबा की इस बात पर विश्वास करें तो एक तरह से स्ट्रेटेजी काम आती है। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, उधर शाम के 6:30 पर जोधपुर डीसीपी अजय लांबा को भोपाल एयरपोर्ट से कॉल आता है। यह कॉल सीआईएसएफ के एडिशनल एसपी का था, जो एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगे हुए थे। सीआईएसएफ के एडिशनल एसपी अजय लांबा के भी मित्र रहे थे। एडिशनल एसपी ने कॉल पर कहा कि आप कैसे हैं, मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। आप कह रहे हैं कि आसाराम को अरेस्ट करने जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो यह बाबा एयरपोर्ट पर क्या कर रहा है। अंततः अजय लांबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस काम कर गई। डीसीपी अजय लांबा ने कहा कि कैसे भी करके कुछ देर के लिए बाबा को बातों में उलझा के रखो ताकि हमारी टीम इंदौर से भोपाल आ सके। इंदौर से भोपाल की दूरी तकरीबन 180 किलोमीटर के आसपास है। करीब 3 घंटे का रास्ता है, लेकिन कानूनी तौर पर सीआईएसएफ के जवान आसाराम को रोक नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास ये राइट भी नहीं था और उनके पास कोई आदेश या भोपाल पुलिस भी आसाराम को अरेस्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि मामला जोधपुर पुलिस के अंडर था, भोपाल पुलिस के अंडर नहीं आता था। क्योंकि जोधपुर पुलिस की टीम को इंदौर से भोपाल पहुंचने में 3 घंटे लग जाने थे, इसीलिए जोधपुर पुलिस ने आसाराम की खबर मीडिया में लीक कर दी कि वो भोपाल में है। यह खबर मिलते ही पूरा मीडिया भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। मीडिया से नजरें बचाने के लिए आसाराम बाबा भी एक कोने से दूसरे कोने भागने लगते हैं। आसाराम को जब यह पता लग गया कि अब मीडिया भी आ गई है, उन्हें यहां से अरेस्ट किया जा सकता है, तो आसाराम अपने इंदौर वाले आश्रम के लिए वापस लौटने लगते हैं। उन्हें लगा कि पुलिस इंदौर आश्रम के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेगी। सर्विलांस का जो काम अब जोधपुर पुलिस को करना चाहिए था, वह काम अब मीडिया कर रहा था। आगे आगे आसाराम और पीछे पीछे मीडिया।
अब आसाराम अपने इंदौर आश्रम पहुंचने के करीब थे। इंदौर आश्रम से पहले ही जोधपुर पुलिस के लोग सादा कपड़ों में आसाराम के भक्त बनकर कुछ दिन से रह रहे थे। इसके अलावा एडिशनल डीसीपी सतीश चंद्र जहांगीर के नेतृत्व में जोधपुर पुलिस की एक स्पेशल टीम केवल आसाराम को अरेस्ट करने के लिए ही भेजी गई थी। इसीलिए अगले दिन यानी कि 30 अगस्त के दिन एडिशनल डीसीपी सतीश चंद्र जहांगीर की टीम आसाराम के इंदौर आश्रम के गेट पर पहुंच जाती है। आसाराम के साथ ही आसाराम का बेटा यानी कि नारायण साई और आसाराम की बेटियां भी इंदौर आश्रम में मौजूद थे, जहां आसाराम चिंता मुक्त होकर अपने भक्तों के सामने प्रवचन कर रहे थे। आसाराम ने भगवान कृष्ण के जैसे ड्रेस पहनी हुई थी। ऐसे नकली लोग इस तरह की नकल करते हैं कि लोग नकली कोई असली मानने लगते हैं। नेताओं भी साधुओं जैसा भेष आजकल आप लोगों ने देखा भी होगा, ट्रेंडिंग में है, ताकि उन्हें लोग उन्हें धर्म भक्त मान ले, और नकली बाबा भगवान का रूप धारण इसलिए कर लेते हैं ताकि लोग उन्हें भगवान मान ले। जैसे एडिडास की जगह एडिडास और रीबॉक की जगह रीबुक। इधर जोधपुर पुलिस आसाराम पर लगे आरोपों की जांच में जुड़ जाती है। दूसरी तरफ आसाराम द्वारा मीडिया चैनलों को इंटरव्यूज दिए जाते हैं। बापूजी, ये खास करके जो आपके ऊपर जो आरोप लगा है उसके बारे में क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बहुत छोटे हैं। इधर जोधपुर पुलिस द्वारा इंदौर पुलिस को पहले से ही सूचित कर दिया गया था कि उन्हें सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन आसाराम की गिरफ्तारी का असली काम जोधपुर पुलिस को ही करना था। आसाराम के आश्रम के बाहर मौजूद जोधपुर पुलिस ने आश्रम के अंदर संदेश भिजवाया कि जोधपुर पुलिस एफआईआर के ऊपर बात करना चाहती है। इसके बाद जोधपुर पुलिस को आश्रम के अंदर बुला लिया जाता है, जहां सबसे पहले एडिशनल डीसीपी यानी सतीश चंद्र जहांगीर ने सबसे पहले आसाराम से कहा कि नमस्कार बापू। इस पर आसाराम ने कहा कि नमस्कार, बोलो क्यों आए हो? इस पर एसीपी चंचल मिश्रा ने कहा कि बाबा, आपके खिलाफ एक नाबालिग लड़की का ने रेप की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, हम उसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस पर आसाराम ने कहा कि अरे तुम लोगों ने क्यों एक बाबा को बदनाम करने का ठेका ले लिया है? एक नाबालिग और बेवकूफ लड़की के कहने पर मैं ये सब कुछ बहुत दिनों से सुन रहा हूं और टीवी चैनलों पर देख रहा हूं। तुमको पता है मैं कौन हूं? तुमको पता है इस देश में मेरे कितने भक्त हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बेवकूफी भरी बातें करने की? आसाराम से बातचीत के दौरान एसएचओ मुक्ता पारिक और उनके पति सब इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश भी मौजूद थे। मुक्ता पारिक और सत्यप्रकाश दोनों सादा ड्रेस में आसाराम के भक्त के रूप में। अंततः जोधपुर टीम ने आसाराम से कहा कि अगर उन्होंने कुछ भी ऊंच नीच करने की कोशिश की तो उन्हें अभी के अभी अरेस्ट कर लिया जाएगा। साथ ही उनके बेटे नारायण साई और बेटियां को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। आसाराम को आश्वासन दिया गया कि उन्हें चुपचाप एक गेस्ट की तरह ले जाया जाएगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा। जब आसाराम को कोई चाला नहीं दिखता है तो उसने अपने वकीलों से बात करके सुबह जाने के लिए कहा। आसाराम ने कहा ठीक है चल लूंगा लेकिन तुम्हारे साथ, मगर अभी रात के 12 बज चुके हैं, तुम्हारे साथ कल सवेरे चल लूंगा। लेकिन संभवतः यह आसाराम का प्लान था। आसाराम बार बार अपना बयान बदलने लगते हैं। इस वक्त तक आसाराम के समर्थकों ने भी आसाराम को घेर लिया, उनके कुटिया को घेर लिया। इस तरह जोधपुर से डीसीपी अजय लांबा ने इंदौर पुलिस से कहा कि अब वो उनकी टीम को एग्जिट का बंदोबस्त करवा दे, यानी अब आसाराम को अरेस्ट करने का वक्त आ गया है। इधर आसाराम के सामने वाले गेट पर इंदौर पुलिस भारी संख्या में पहुंच चुकी थी। राइट कंट्रोल इक्विपमेंट, वाटर कैनन, टीयर गैस, ट्रक, सबका इंतजाम कर लिया गया था। इसीलिए आसाराम के समर्थक भी बड़ी संख्या में आसाराम के मुख्य द्वार पर ही इकट्ठे होने लगते हैं। लेकिन इंदौर पुलिस एक अकल खेल गई कह सकते हैं। सारा फोर्स मेन गेट पर लगा दिया, यानी कि आगे के गेट पर लगा दिया, ताकि पिछले दरवाजे पर एक बुलडोजर और कुछ एकाध पुलिस वाले भेज दिए। यानी इंदौर पुलिस ने पिछले दरवाजे से एग्जिट का प्लान बनाया, जानबूझकर पिछले दरवाजे पर पुलिस की संख्या बेहद कम रखी या मामूली रखी, ताकि आसाराम के भक्तों को लगे कि आसाराम को मुख्य गेट से बाहर ले जाया जाएगा। इंदौर पुलिस के इशारा मिलते ही आश्रम के अंदर मौजूद जोधपुर पुलिस ने आसाराम को अपनी कस्टडी में ले लिया। परंतु यह खबर पूरे आश्रम में फैल जाती है। आश्रम के समर्थक अब उस पर जगह जगह पहुंच गए जहां पुलिस ने आसाराम को लेकर के खड़ी थी। लेकिन पुलिस कमांडोज ने आसाराम को पकड़ा और तुरंत बाहर एक गाड़ी में डाल दिया। अन्य पुलिस वाले को भी जल्दी गाड़ी में चढ़ जाते हैं। अब पूरे आश्रम में हल्ला हो गया, बाबा को एयरपोर्ट ले जा रहे हैं। गाड़ियां निकालो, पीछा करो, इनका और साथियों को इन्फॉर्म करो। आगे आगे पुलिस की गाड़ियां और पीछे पीछे आसाराम की समर्थकों की गाड़ियां। फाइनली जोधपुर पुलिस आसाराम को लेकर के इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, जहां से सीआईएसएफ की टीम उन्हें रेस्क्यू कर लिया। सीआईएसएफ और एयरपोर्ट की सुरक्षा ऐसी थी जहां आसाराम के समर्थक
कोई गड़बड़ नहीं कर सकते थे। लेकिन समस्या यह थी कि इंदौर से सीधे जोधपुर की कोई फ्लाइट नहीं थी और जोधपुर पुलिस जानबूझकर आसाराम, जो कि एक रेप का आरोपी था, उसे कोई प्रिविलेज नहीं देना चाहती थी। इसीलिए कोई प्राइवेट प्लेन नहीं किया गया। इसीलिए इंदौर से दिल्ली और दिल्ली से जोधपुर का प्लान बनाया गया। सुबह 8:10 पर जोधपुर टीम इंदौर एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। लेकिन आसाराम के समर्थकों को पहले ही पता चल चुका था कि आसाराम को दिल्ली से जोधपुर ले जाया जाएगा। इसीलिए दिल्ली से जोधपुर जाने वाली सुबह की फ्लाइट्स में आसाराम के समर्थकों ने पहले ही अपनी बुकिंग करवा ली और जैसे ही दिल्ली वाले हवाई जहाज ने जोधपुर के लिए उड़ान भरी, वैसे ही आसाराम के समर्थकों ने आसाराम के पक्ष में नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि जोधपुर पुलिस ने आसाराम के समर्थकों को काबू में ले लिया और उतरते ही अरेस्ट की धमकी दे डाली, जिससे आसाराम के समर्थक काबू में आ सके। आसाराम को इंदौर से जोधपुर ले जाया गया, लेकिन एक बड़ी समस्या और उत्पन्न हो गई। आसाराम के समर्थक तो जोधपुर में भी थे, फिर कैसे आसाराम के समर्थकों के बीच से आसाराम को एयरपोर्ट से महिला थाने तक लाया जाए, जहां उनके खिलाफ केस दर्ज था। लेकिन यहां जोधपुर पुलिस ने एक और अकल खेली और यह कि एयरपोर्ट के बाद आसाराम को मुख्य रास्ते से नहीं लाए, बल्कि लास्ट समय में रूट बदलकर दूसरे रास्ते से जोधपुर के अंदर लाया गया। केवल 3 गाड़ियां रखी गई, एक आगे और एक पीछे, और बीच में आसाराम वाली गाड़ी। तीसरी, आसाराम को महिला थाने में ले जाने के बजाय राजस्थान आर्म कांस्टेबल यानी आरएससी में ले जाया गया, जहां शाम करीब 5 बजे आरएससी के गेस्ट हाउस में आसाराम से दोबारा पूछताछ होती है। आसाराम को सोफे से जमीन पर उतारकर बैठा दिया जाता है, जिसमें आसाराम का वहां पे सारा बंदोबस्त, सारा दम तोड़ दिया जो उन्हें अपने इंदौर वाले आश्रम में हो रहा था। डीसीपी अजय लंबा अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने आसाराम से पूछा कि बाबा तू यह बता कि यह सब क्या कर डाला, तूने जल्दी बता। इस पर आसाराम ने कहा गलती कर दी। जोधपुर पुलिस ने आसाराम से बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। आसाराम द्वारा अपना अपराध कबूलने के बाद आसाराम को कुटिया ले जाया जाता है, जहां आसाराम द्वारा क्राइम किया गया था। इस दौरान पुलिस ने आसाराम के स्टेटमेंट्स और कुटिया की पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग की, लेकिन सबसे जरूरी काम था आसाराम को मेडिकल करवाने के लिए भेजना, क्योंकि पुलिस को पहले से ही यह शंका थी कि आसाराम कोर्ट में अपनी उम्र का हवाला देकर के कहेंगे कि वह नामर्द है और सेक्सुअली एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पुलिस ने पहले ही इंपॉर्टेंट टेस्ट जो थे वो करवा लिए। 2 सितंबर 2013 के दिन हुए पोटेंसी टेस्ट में पाया गया कि आसाराम सेक्सुअली एक्टिविटी करने में सक्षम है। इसके बाद जोधपुर पुलिस ने आसाराम को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। भले ही आसाराम ने जोधपुर पुलिस के आगे औपचारिक तौर पर अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन इस मामले को अभी कोर्ट के आगे प्रूव होना बाकी था, जो जितना आसान लग रहा था उतना बिल्कुल भी नहीं था। आसाराम जेल भेजे जाने के बाद अब जोधपुर पुलिस को चार्जशीट तैयार करनी थी, जिसके आधार पर कोर्ट में बहस होनी थी। लेकिन इस दौरान पुलिस टीम को ही धमकियां मिलने लगती है। आसाराम कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, उनके पास 25,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी और करोड़ों की संख्या में भक्त थे। डीसीपी अजय लंबा से लेकर के जोधपुर पुलिस की टीम के सभी बड़े अधिकारियों को करोड़ों रुपए के ऑफर आए। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर एसपी चंचल मिश्रा को भी आसाराम के समर्थकों की तरफ से धमकियां मिलने लगती है। चंचल मिश्रा का पीछा किया जाने लगा। हालांकि जोधपुर पुलिस ने पीछा करने वाले आसाराम के भक्तों को वक्त पर ही अरेस्ट कर लिया। आसाराम के बेटे नारायण साई पर लगे यौन शोषण के दूसरे केसों में जांच करने वाली गुजरात पुलिस ने जांच के दौरान यह भी बताया कि आसाराम के भक्त चंचल मिश्रा की हत्या करने की प्लानिंग भी कर रहे थे। इसीलिए चंचल मिश्रा को जोधपुर पुलिस ने एक्स्ट्रा सुरक्षा मुहैया कराई। इसी तरह एसएचओ मुक्ता पारी को भी धमकियां दी गई, उसका भी पीछा किया गया। अजय लंबा भी अपनी किताब में एक जगह लिखते हैं कि एक बार आसाराम के कुछ भक्त उनसे मिलने आए और बोले आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे ज्यादा पैसे बापू आपको देंगे। अजय लंबा बताते हैं कि आसाराम के भक्तों ने उनका ही नहीं बल्कि उनके परिवार का भी पीछा किया। उन्हें इंटेलिजेंस ब्रांच ने अलग से सुरक्षा दी। अंततः 6 नवंबर 2013 के दिन जोधपुर पुलिस ने जोधपुर की जिला कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी। 2 दिन बाद ही राजस्थान हाई कोर्ट से आदेश दे दिया गया कि आसाराम मामले की हर रोज सुनवाई की जाए, ताकि जल्दी से जल्दी फैसला आ सके। सब के सब आसाराम को अब हर रोज जेल से कोर्ट ले जाना पुलिस के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। आसाराम के हजारों भक्त आसाराम के रूट में बीच में ही आ जाया करते। आर्म्स पुलिस की 2 कंपनियां केवल इस रूट को साफ करने के लिए लगाई जाती है। आसाराम के भक्त रोड के दोनों साइड खड़े हो जाते हैं। मामला इतना संजीदा था कि डीसीपी अजय लांबा की पत्नी ने अपने बेटी की पढ़ने के लिए स्कूल भेजना बंद कर दिया। तो एक बार तो यह भी हुआ कि आसाराम के भक्त अजय लांबा के गांव भी चले गए, जहां उनके बूढ़े माता पिता रहा करते थे। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब दिसंबर 2013 में राजस्थान में सरकार बदल दी जाती है
कांग्रेस के बाद राजस्थान में भाजपा की सरकार आ चुकी थी, जिसके नेता सामान्यतः आसाराम के सत्संग में जाया करते थे। राजस्थान में भाजपा सरकार को आए अभी एक महीना भी नहीं बीता था कि 11 जनवरी 2014 के दिन भाजपा सरकार ने डीसीपी अजय लांबा को जोधपुर से ट्रांसफर करके उदयपुर भेज दिया, जहां उन्हें डीसीपी की जगह एसपी बना दिया गया। आसाराम केस में जुड़े लगभग सभी अधिकारी इधर उधर जिलों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इस मामले में इससे आसाराम केस में एक बड़ा नुकसान होता है। लेकिन एक चीज अभी भी बची हुई थी, वह यह कि अभी भी एसएचओ मुक्ता परिवार जोधपुर में ही था, ट्रांसफर नहीं हुआ था। इसी बीच अन्य पीड़िताओं ने भी आसाराम की शिकायतें दर्ज कराने के लिए जोधपुर पुलिस से संपर्क किया, दर्ज कराने के लिए जोधपुर। लेकिन जब भी पुलिस आगे की कार्रवाई करने के लिए उनसे संपर्क करती तो वो आसाराम भक्तों के कारण शिकायत दर्ज नहीं कराती। पुलिस ने जांच में एक पैटर्न यह भी देखा कि आसाराम के आश्रमों से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी लड़कियां बिना सेशन या क्लास पूरी किए ही अपने घर वापस चली जाती है। कई तो फाइनल ईयर में या पेपर के जस्ट पहले ही वह बिना किसी सही कारण के इससे जोधपुर पुलिस को शक हुआ। लेकिन जब पुलिस वाले उनके परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश की तो वो आश्रम में अपने अनुभवों को भूलना चाहते थे और कोई भी बयान नहीं देना चाहते थे। लेकिन यह सोचकर कि आगे भी इसमें और भी पीड़िताएं महिलाएं सामने आएंगी और भी सबूत आएंगी, इसीलिए जोधपुर पुलिस ने ओपन चार्जशीट जमा की, यानी कि आगे अगर जांच में कुछ सामने आए तो उसे भी चार्जशीट में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन राजस्थान में नई सरकार यानी भाजपा की सरकार आने के बाद देखा गया कि जांच से जुड़े कुछ अन्य अधिकारी इस ओपन चार्जशीट का फायदा इस तरह लेने लगे कि वो आसाराम के फेवर में आ जाए। जब भी ये थोड़ा सा जाने लगा, कैसे भी यह साबित कर दिया जाए कि लड़की नाबालिग नहीं है, अगर यह प्रूव हो जाए तो जो प्रॉक्सो एक्ट जो लगा जिसमें जबरन ओरल सेक्स या प्राइवेट पार्ट में उंगलियां का इस्तेमाल का भी रेप माना जाए, वो एक्ट नहीं लगेगा। इस तरह आसाराम की आधी मुसीबतें तो वही खत्म हो जाएगी। लेकिन अजय लांबा और उनकी टीम के जो वो लोग थे वो जोधपुर से ट्रांसफर कर दिए गए। अब वो इस नाबालिग लड़की की मदद के लिए इस केस पर नजर बनाए हुए थे। अजय लांबा और इस केस के वक्त कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे बीजू जॉर्ज जोसेफ ने राजस्थान पुलिस के चीफ यानी डीजीपी से मुलाकात की और जांच के बदले हुए तरीके से अवगत कराया। डीजीपी के हस्तक्षेप के बाद अब ओपन चार्जशीट को अब क्लोज चार्जशीट में बदल दिया गया। अब कोर्ट में हर दिन आसाराम के मामले में बहस होने लगती है। पीड़िता माधुरी की तरफ से वकीली जो उनका फीस था, सोलंकी और प्रमोद वर्मा खड़े थे, जो बिना फीस के ही इस केस में अपनी लीगल हेल्प दे रहे थे। भले ही आसाराम केस की हर दिन सुनवाई हो रही थी, लेकिन आसाराम के पक्ष की तरफ से जानबूझकर कानूनी लूप होल का फायदा उठाया गया। अभी कुछ तो कभी कुछ कारण से हर दिन चलने वाली यह सुनवाई 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 साल बीत जाते हैं और इस बीच पीड़ित परिवार भी मानसिक रूप से थक जाते हैं। उनका विश्वास टूट चुका था, उनके बेटी के साथ इतना बुरा अनुभव हुआ, ऊपर से कोर्ट में लगने वाले सामान्य खर्चे ने भी उनका आर्थिक रूप से भारी नुकसान पहुंचाया। कोर्ट केस में उलझने के कारण पीड़िता के पिता के ट्रांसफर का जो बिजनेस था वो ठप पड़ जाता है। लेकिन 2 ऐसी अफसर थी जो इस मामले में एक संभवतः एक स्तंभ की तरह खड़ी थी। वह थी एक एसएचओ मुक्ता पारिक और दूसरा थी एसीपी चंचल मिश्रा। अगर यह 2 पीड़िता के पक्ष में साथ नहीं खड़ी होती तो शायद आसाराम भी जेल के भीतर नहीं होते। पीड़िता के लिए आसाराम से लड़ना थोड़ा और मुश्किल होता, जहां पीड़िता की तरफ से वकीली पीसी सोलंकी और वकील प्रमोद वर्मा खड़े थे, तो दूसरी तरफ से आसाराम के वकीलों की एक फौज खड़ी कर दी जाती है। वह भी देश के टॉप वकील। सबसे पहले कस्टडी के वक्त आसाराम की तरफ से वकील के मनन को खड़ा कर दिया गया और इसके अलावा देश के सबसे चर्चित वकील राम जेठमलानी भी आसाराम की तरफ से जमानत याचिका के लिए कोर्ट में खड़े हुए। इसके अलावा सोली सौरभ जी, राजू रामचंद्रमान, सलमान खुर्शीद और ओंकार सिंह लिखवाते हैं कि आसाराम ने अपनी तरफ से कोर्ट में खड़ा कर दिया। यहां यह भी बताना जरूरी है कि जोधपुर पुलिस द्वारा आसाराम की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही जो 2 पीड़ित बहनों ने भी आसाराम और उनके बाद उनके बेटे नारायण साई के खिलाफ गुजरात के सूरत में यौन शोषण के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई। इस मामले में कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक गवाह भाग चंदानी पर एक एसिड अटैक किया गया। इसके अलावा सूरत से संबंधित 2 गवाह राकेश पटेल और अरविंद वाजपेयी पर भी जानलेवा हमला हुए। सूरत पुलिस द्वारा इन हमलावरों को अरेस्ट कर लिया गया तो वो आसाराम के सपोर्टर ही निकले। इसी बीच 23 मई 2014 के दिन इंपॉर्टेंट विटनेस अमृत प्रजापति की सूरत में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अमृत प्रजापति ने मीडिया में बाइट दी थी कि आसाराम जोधपुर जैसे अन्य मामलों में भी शामिल है और वो खुद इसके गवाह हैं, सालों से देख रहे हैं। यही कारण है कि साल 2012 में उन्होंने आसाराम का आश्रम
छोड़ दिया। गवाह अमृत प्रजापति की हत्या ने इस केस से जुड़े अधिकारियों से लेकर के पीड़िता के परिवार और वकीलों सबको डरा दिया। आसाराम समर्थकों द्वारा 2 अन्य गवाहों को भी मारने की भी कोशिश की गई। जब गवाह राहुल सचान कोर्ट से निकल रहे थे, इस दौरान भी उन पर हमला हुआ। हालांकि इस हमले में उनकी जान तो बच गई, लेकिन नवंबर 2015 में राहुल सचान अचानक से लापता हो जाते हैं, जिसके बाद अब तक उसकी कोई खबर नहीं है कि वो कहां है। एक दूसरे गवाह महेंद्र चावला को भी पानीपत में गोली मार दी गई। हालांकि इस मामले में उनकी जान बच गई और उन्हें कोर्ट के आगे उन्होंने गवाही भी दी कि एक तीसरे गवाह कृपाल सिंह ठाकुर की भी जुलाई 2015 में गोलियों से हमला हुआ। हमले में कृपाल सिंह की जान चली गई। हालांकि इस वक्त तक कृपाल सिंह का बयान कोर्ट में दर्ज हो चुका था। यानी 3 हत्याएं हुई, लेकिन इन हत्याओं और मामलों ने पीड़िता के पक्ष में खड़े गवाहों को यह संदेश दे दिया कि या तो गवाही से पहले ही मार दिए जाएंगे, या अगर उन्होंने गवाही दे दी तो भी वो बाद में मार दिए जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां भी थी कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसाराम को जेल भेजना और सजा दिलाना कितना कठिन काम रहा। लेकिन डर का माहौल बनने के बाद भी आसाराम न्याय के डंडे के नीचे आने वाला था। कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट में यह प्रूव हो चुका था कि लड़की के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है। इसके अलावा लड़की के स्कूल और 10th की मार्कशीट से यह प्रूव हुआ कि हाँ, लड़की नाबालिग है, इसीलिए प्रोक्सो एक्ट तो बनता है। कॉल रिकॉर्डिंग से यह पता चला कि आसाराम हॉस्टल वार्डन शिल्पी आश्रम डायरेक्टर शरद चंद्र और आसाराम के असिस्टेंट शिवा के बीच घटना के दिनों में फोन पर बातचीत हुई है। उससे पहले फोन पर जो बातचीत होती थी वो कम होती थी, लेकिन 6 और 15 अगस्त के बीच, यानी पीड़िता के बीमार होने और पीड़िता को दिखाने के लिए आसाराम के पास लाने और यौन शोषण की घटना होने के बीच की अवधि में इन लोगों के बीच कॉल की संख्या में काफी अधिक वृद्धि हुई। उधर कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान आसाराम के भक्त महत्वपूर्ण त्योहारों और पूर्णिमा के दिन जेल के सामने इकट्ठे हो जाते। आसाराम के भक्त निराश होकर न जाए, इसके लिए जेल प्रशासन ने एक तरीका निकाला, यह भी कि आसाराम के द्वारा छुए हुए एक बोतल के पानी को पीने वाला टैंकर में डाल दिया जाए। इस टैंकर से आसाराम के भक्त पानी पीते और बापू का आशीर्वाद समझ लेते। इससे समझा जा सकता है कि जेल से कोर्ट जाने के बीच आसाराम के समर्थक उन्हें देखने के लिए क्या क्या करते होंगे। लेकिन अब फैसले का वक्त आ चुका था। करीब 5 साल तक चली कोर्ट की सुनवाई के बाद जज ने ऐलान कर दिया 25 अप्रैल 2018 के दिन आसाराम केस का फैसला घोषित कर दिया जाएगा। इस वक्त तक, यानी कि 25 अगस्त 2017 के दिन राम रहीम के भी मामले में फैसला आ चुका था, जिसके बाद हुई हिंसा से 38 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। रामपाल बाबा, जिसे 2014 में अरेस्ट किया गया था, उनके समर्थकों ने भी भारी हिंसा की थी। इसीलिए सबक लेते हुए जोधपुर के पुलिस कमिश्नर अशोक राठेर ने पहले से ही इंतजाम शुरू कर दिए। जजमेंट में अभी 15 दिन बचे हुए थे, मगर जोधपुर पुलिस ने ऐसी व्यवस्था की थी कि परिंदा भी पर मारना न सके। पीड़ितों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद तय हुआ कि आसाराम के ऊपर जो भी फैसला सुनाया जाएगा वह कोर्ट में नहीं बल्कि जेल के भीतर ही सुनाया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले ने किसी भी तरह की हिंसा की संभावना को खत्म कर दिया। शहर के होटल मैनेजरों को निर्देश दे दिया कि आसाराम के समर्थकों को होटल न दे दी जाए। सिटी बस यूनियन से लेकर के टैक्सी यूनियन के साथ मीटिंग करके निर्देश दे दिए गए कि आसाराम के समर्थक दिखे तो जोधपुर पुलिस को सूचित करें। जोधपुर पुलिस की यह तैयारी जजमेंट वाले दिन काम आई। आसाराम का एक भी समर्थक न कोर्ट के बाहर दिखा, न जेल परिसर के बाहर दिखा। अंततः 25 अप्रैल 2018 का दिन आ चुका था, यानी कि फैसले का दिन आ चुका था। देश के पूरे मीडिया में एक दिन पहले से ही आसाराम की खबरें दिखाई जाने लगती है। स्पेशल जज यानी कि मधुसूदन शर्मा को जेल के भीतर लाया जाता है। जेल के भीतर के कोर्ट रूम में सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया। 453 पेजेस के जजमेंट को सुनाने का वक्त अब आ चुका था। आसाराम के भक्तों को अपने बाबा की बेगुनाही की आस थी, तो पीड़िता की तरफ से लड़ रहे वकील, पुलिस वाले, पीड़िता और उनके परिवार को उस न्याय का इंतजार था जिसके लिए वो हर दिन कोर्ट में लड़ रहे थे। जज मधुसूदन शर्मा ने आरोपी शिवा उर्फ शिवाराम को रिहा कर दिया और कहा कि उन्हें दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में पीड़िता पक्ष यानी कि प्रोसेक्ट साइड असफल रही है। इस तरह आसाराम के रसोइये प्रकाश को भी सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। लेकिन छिंदवाड़ा आश्रम हॉस्टल की वार्डन शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता और छिंदवाड़ा आश्रम के डायरेक्टर शरद चंद्रा दोनों आसाराम के साथ कंपैरिजन करने के लिए दोषी पाए गए। इसीलिए जज ने शिल्पी और शरद दोनों को 20-20 साल की जेल की सजा सुनाई। अब बारी आसाराम यानी मुख्य आरोपी आसाराम प्रोक्सो एक्ट के तहत परिभाषित रेप के दोषी पाए गए। अदालत ने आसाराम को मैक्सिमम पनिशमेंट दिया, यानी कि आसाराम को ताउम्र अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। अदालत ने ठप्पा लगा दिया, अब जीवन में कभी भी आसाराम जेल के बाहर नहीं आ सकता। पीड़ित पक्ष की वर्षों की सफल मेहनत हुई।
मेहनत सफल हुई, हालांकि उन्हें इससे कुछ नहीं मिला, लेकिन उनके अपराधी की सजा मिलने की बहुत उन्हें संतुष्ट जरूर दे रहा था। इधर सूरत की पीड़िता द्वारा दर्ज कराए हुए मामले में आसाराम रेप के दोषी पाए गए। इस मामले में साल 2023 के जनवरी महीने में गुजरात के कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आसाराम को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई। इस मामले में पीड़िता का आरोप था कि आसाराम ने अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित अपने आश्रम में साल 2001 से साल 2006 के बीच कई बार रेप किया। इस तरह आसाराम यौन शोषण के एक नहीं बल्कि दो मामले में प्रॉपर दोषी सिद्ध हुए। हालांकि आसाराम के समर्थकों द्वारा आज भी यह माना जाता है कि उनके बापू को राजनीतिक तौर पर फंसाया गया है, लेकिन अदालत में हुई बहसों और फैसलों के बाद इस तर्क की कोई जगह नहीं बचती है। बहरहाल यह कहानी फिलहाल यही खत्म होती है। आसाराम केस का ये दूसरा एपिसोड था। पहला एपिसोड आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसमें आसाराम को लेकर के पीड़िता ने क्या बताया, आसाराम की कुटिया में क्या हुआ, उनसे लेकर के डिटेल की चर्चा की है। जाते जाते आखिरी बातें, आसाराम को केस को लेकर के हमने अपनी नॉलेज में जरा सी वृद्धि भी की है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दी जाइएगा, ताकि इसी तरह की और भी कहानियां हम आप लोगों के सामने लाते रहे, इस तरह की फैक्ट को आप लोगों के सामने लाते रहे। बाकी आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।